बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, फातह लंदन के लिए सारी ग्राउंड तैयार की। 21 अक्टूबर के बाद सारा निज़ाम उनके आगे लेटा हुआ था। अदालतों ने 47 दिन में उनको इंसाफ दिया, उनके मुकदमात ख़त्म किए। सबसे बड़े इलेक्शन लड़ने की राह में जो उनकी रुकावट थी वो थी ताहियात नहली। काजी साहब ने मेहरबानी फरमाई, एक और केस के अंदर से ये केस निकाला कि ये देखे तौबा के दरवाजे तो खुले रहते हैं, किसी को ताहियात नहल नहीं करना चाहिए। अखबार में इश्तिहार दिया गया कि जो जो ताहियात नहल है वो सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर ले। मैं और आप तो ताहियात नहल नहीं थे, वो थे दो बंदे, जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब। उनके लिए सरकारी खर्च पर इश्तिहार दिया गया और सारे मुल्क को ये समझ लिया गया है कि ये नाक में वाले डालते हैं, मुंह से नहीं खाते। इनको नहीं समझ आ रही है किसके लिए हो रहा है। देखे मकाफाते अमल। जहांगीर तरीन सियासत से तौबा कर गए, नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा के कमरे में बंद हो गए। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। कल इस मामले पर तफसीली फैसला जारी किया गया। कल रात 12 बजे जब सारा पाकिस्तान सो रहा था तो तफसीली फैसला भी आ गया। क्या है इस तफसीली फैसले में और क्या पछतावा है कि हमने तो इतनी खिदमत कर दी इस कौम की और कौम वाले चुप करके बैठ गए हैं, सियासत छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक तो आपने अपने इंट्रो में जो कहा ना कि निज़ाम सारा लेटा हुआ था, लेटता तो हर कोई है, लेकिन ये एक अलग बात है, कोई पहलू के बल लेटता है, कोई सीधा लेटता है और कोई पेट के बल लेटता है। अब ये पता नहीं कि वो लेटा हुआ किस तरह था निज़ाम। तो आपको नहीं पता कैसे लेटा हुआ था? उल्टा लेटा हुआ था। सीसीपीओ ने आके सलूट मारा था तो आपको उससे अंदाजा नहीं हो उल्टा गया? लेटा हुआ था। जब बायोमेट्रिक मशीन एयरपोर्ट पर पहुंचाई गई थी, जब हिफाजती जमानत बगैर पेश हुए दी गई थी, तब आपको नहीं पता था? हाँ बिल्कुल ऐसे ही उल्टा लेटा हुआ था जी। ये जो आज रात जो रात गुजर गई है मुगल साहब, रात 12 बजे इस केस का जो है ना वो तायाद नाली वाला फैसला आया। 53 सफात का फैसला लिखा गया, 53। और काजी फाइज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो आपको, मुझे और आम आवाम को जिनका दावा है कि मैं इंसाफ दूंगा, आइन की सरबलंदी के लिए मैं जंग लड़ूंगा और जमहूरियत के जंग के लिए जंग लड़ूंगा। अब देखें फैसले में वो लिखते क्या है। फैसला ये मुगल साहब, आपको पता है कि ये केस को जिस तरह आपने कहा कि इश्तिहार दिया गया अखबार में, ये हुआ था कि ये केस था एक बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले मेंबर सूबाई असम्बली मीर बादशाह कैसरानी, बड़े बादशाह आदमी थे, उनकी नवाज शरीफ की नहली खत्म करवा के उनकी नहली का केस था। तो उसकी समाअत हो रही थी, तो 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा था। तो समाअत करते करते पहली समाअत के दौरान ही जनाब काजी उल कज़ा काजी फाइज ईसा साहब ने कहा जी कि हम इसको 184(3) के तहत जो है ना वो सोमोटो ले लिया। पहली समाअत पारी सोमोटो। हालांकि काजी साहब सोमोटो के मेरे साथ खिलाफ होते हैं और उनकी बुनियादी जो इख्तलाफात शुरू हुए थे जस्टिस साकिब निसार के साथ, उस वक्त चीफ जस्टिस के साथ, वो सोमोटो पर ही हुए थे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, दुरुस्त कीजिए। फैजाबाद धरना केस का सोमोटो लिया गया? मैं इस तरफ भी फैजाबाद धरने वाले केस पर भी आऊंगा। नहीं काजी साहब थे, मैं सोमोटो लिया गया था उस वक्त, लेकिन सोमोटो ही लिया गया सोमोटो। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं, बीच में आपने फैजाबाद ये चले इसको बाद में मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि वो सोमोटो ही था बस। लेकिन वो पेशावर में जब चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब वहां गए तो उन्होंने एक सोमोटो लिया था, तो काजी साहब भी साथ थे ना, तो वहां से उन्हें कुछ बस चढ़ा के गुस्सा आया कि नहीं ये सोमोटो अकेला चीफ जस्टिस नहीं ले सकता, वो कमेटी और फलां वो सारा कुछ फिर इन्होंने किया। अब देखें कि वहां पर इस मीर बादशाह कैसरानी का केस था, इन्होंने सोमोटो ले लिया। सोमोटो लेने के बाद जनाब अखबार में इश्तिहार भी छपा गया कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के कोने में कमियाड़ी से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, और कमियाड़ी कराची किमाड़ी हाँ से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक, और ग्वादर से लेकर दरमियान में संगलाख चट्टाने मैदान भी आता है, सेरा भी आता है, रेगिस्तान भी आता है, लाहौर तक जितने भी नहल हैं वो जनाब सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। लतीफ खरा दिया था, मोहम्मद बशीर पाइपलाइन था, वो यही कहा ना। देखे ग्वादर से जब उन्होंने वो लाइन खींची ना ग्वादर से लाहौर वाली, तो बीच में फिर रहीम यार खान भी आता है, लोधरा भी आता है, फिर लाहौर भी आता है, वो सारे लोग आए जनाब। इश्तिहार भी छापा गया अखबार में
फिर लोगों ने वो धड़ाधड़ रुजू हाँ, किया रुजू किया और सुप्रीम तां कोर्ट यार से। न्यायालय खत्म होती है 2 बंदों की। अब देखिए दिलचस्प बात क्या है। हाँ। फैसला उन्होंने लिखा 53 पेजेस का। फैसले में वो क्या लिखते हैं जी? फैसले में लिखते हैं ताहयात न्यायालय जो इंसान के बुनियादी हकूक है ना, उनसे ये मुतसादम है। बिल्कुल ठीक अब है। देखिए फैसला बिल्कुल ठीक है, हम कब का कह रहे हैं गलत है। अजूर वाला मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूँ बासाद एहतराम कि वो बुनियादी इंसानी हकूक की उनसे मुतसादम है, तो एक तरफ 8,35,000 बुनियादी कारकुन थे तहरीक इंसाफ के, 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ा है। वोटर, अच्छा, और दूसरी तरफ 14 लोग वो थे जो जिनके कहने पर आपने इंतखाबी निशान बल्ले को जो है ना वो छीना। वहां नौरीन रो रही थी ना यार। नौरीन नौरीन हो रही थी। अगर वो बात थी मुगल साहब, तो आप बुनियादी इंसानी हकूक का विवेला तो ना करें ना। वहां पर आप नीचे वो जहां पर आपने खड़े होकर इंटरव्यू भी दिया वो मॉन्यूमेंट के नीचे, हाँ, वो बुनियादी इंसानी हकूक की यादगार बना रहे हैं ना वहां पे। खंद वहां आकर हाँ खंद के खोदिए, वहां आकर रोजाना देखते हैं कितना काम हुआ या नहीं हुआ। तो हजूर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो इंसानी हकूक की बुनियादी ये खिलाफ वर्जी है, किसी सियासतदान को ताहयात नैल किया जाए, बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात मान लेते हैं हम। लेकिन हजूर वाला 13 जनवरी की शब 11 बजे 14 लोगों के कहने पर 8,35,000 जो बुनियादी कारकुन थे तहरीक इंसाफ के, बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के चेयरमैन बैरिस्टर गौर के मुताबिक, जो उनकी वेबसाइट पर पड़े हुए थे, उनके इंसानी हकूक कहां गए थे? हजूर वाला वो भी एक इंसानी हकूक को तो वोट देना हर इंसान, आपको आइन आपको हक देता है, आपके स्टेट आपको हक देती है, तो वो कहां गए थे उस वक्त? एक ये बात। दूसरी, ये जो समीउल्लाह बलोच था ना, एक जो न्यायाल था समीउल्लाह बलोच, जो फैसला दिया था जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, न्यायालय वाला केस, उसमें हजूर वाला ये लिखते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच को न्यायाल करके एक नया आइन तश्कील देने की बात की, एक नया आइन लिखने की बात की, वो लिखते हैं। तो हजूर वाला एक तरफ वो बात करते हैं आपके नया आइन लिखने की बात कर उन्होंने लिखा, तो दूसरी तरफ आप इसी न्यायालय वाले केस में एक तरफ आप 184(3) प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला देते हैं कि भाई मेरे जो अख्तियारात है वो मैं तकसीम करता हूं, बांट देता हूं। एक तरफ आप ये बात करते हैं, तो दूसरी तरफ समात के दौरान बीच में पता नहीं आपको क्या होता है कि उस पर आप सो मोटो ले लेते हैं। ये क्या मामला है यार? परतें खुलती है ना यार, परतें खुलती है, लेकिन ये मामले मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ वो ये, अच्छा, एक चीफ जस्टिस साहब के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है, इनका एक और मामला बड़ा ही कोई एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इनके सब ये शायद ये प्रॉब्लम लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, वो नोटिस तो आते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ा मसला है इनके साथ। अब देखिए वो जिस दिन ये केस लगा इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन को काला दम करार देने के हवाले से, तो उन्होंने आवाज दी है जी कि पूरे मीडिया में फट्टे लगे जनाब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आया। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ मीडिया नहीं देखता, वहां खड़े होकर कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता। ये तजादात मुझे कोई समझ नहीं आती कि हर, अच्छा, एक ही लम्हे में मुगल साहब आप कोर्ट रूम के अंदर जाए ना, वो एक ही लम्हे में अगले लम्हे में जब जो नमाज देते हैं ना, दूसरी सांस में उन नमाज की नफी कर रहे होते हैं, आपको लेफ्ट राइट पे घुमा घुमा। तो ये कहते हैं कि उमर अता बंदियाल ने जो अलादीनो केस है और समीउल्लाह बलोच, अच्छा, वो कहते हैं समीउल्लाह बलोच केस की नफी की अलादीनो केस में और फैसल वावडा वाले केस में उसका हक में फैसला देकर नफी की। ये कोई मुझे समझ नहीं आती है कि चीफ जस्टिस साहब को कोई अजीब और गरीब किस्म का कोई पता नहीं, सो शीजो क्या कहते हैं, मैं नहीं कहता, चले वो नहीं कहता, लेकिन इस तरह की कुछ चीजें सामने आती हैं। अब फिर देखे जो इस बेंच ने फैसला दिया था उसमें जस्टिस जय अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा। हाँ, मैं आपको लेके आने वाला था इख्तिलाफी नोट की जान। जी, जस्टिस जय अफरीदी किस बुनियाद पर उन्होंने लिखा? जो उन्होंने लिखा, जस्टिस जय अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट लिखा कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समीउल्लाह बलोच केस का फैसला न्यायालय का दिया था वो दुरुस्त फैसला था, वो गलत फैसला नहीं था। मैं सियासतदानों की तायात न्यायालय वाले केस को जो फैसला दिया इस अदालत ने खत्म किया उससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये उस वक्त तक फैसला बाकी रहता है जब तक आपकी कोर्ट ऑफ लॉ का डिसीजन ना हो जाए कि कौन है कोर्ट ऑफ लॉ। अब देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया,
लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ का फैसला नहीं दिया उसमें कि कोर्ट ऑफ लॉ की कौन है आपकी, अब किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अपील दायर करेंगे, केस कहाँ विधायक तौर पर दायर करेंगे जाकर, उसका फैसला नहीं दिया, वैसे ही फैसला दे दिया कि ये मामला है जो है ना वो खत्म हो गया। फिर जस्टिस मंसूर शाह ने बड़ा जबरदस्त उसमें इजाफी नोट लिखा, उन्होंने 33 सफात का उन्होंने भी लिखा जी कि सियासतदान जो है वो उसे इलेक्शन लड़ने का हक है, उसे वोट लेने का हक है, क्योंकि इसके बगैर माशरे में जमहूरियत, जस्टिस मंसूर शाह नो डाउट कि आप राइट जज हैं, वो बहुत ही क्लियर कट होते हैं, हर मामले में क्लैरिटी होती है उनकी, कोई ऐसी दो राय नहीं होती है। आपको पता है कि जब वो केस लगा था इसका इलेक्शन का लगा था केस, लेवल प्लेइंग फील्ड और साइफर वाला, उसमें जब काजी साहब छुट्टी पर थे, जब काजी साहब छुट्टी पर मौसम शर्मा की तातीलात पर जी 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 उसमें भी जब और यूरोप बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने उनके व्यूज थे बिल्कुल साफ शिफाफ, उनके उनके उनकी बातों में भाव नहीं होता है, वो जो कहते हैं ना वो फिर उस पर कायम भी रहते हैं। जैसे नैब वाला केस था यहाँ पर लगा हुआ, उसमें जैसे मंसूर शाह बैठे हुए थे, जो उन्होंने कहा था सही कहा था गलत कहा था, लेकिन उस पर कायम रहे वो। लेकिन काजी साहब का मसला ये है कि एक तरफ वो कुछ कहते हैं, अगले ही लम्हे उसकी वो नफी कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि एक तरफ ये अगर मामला है सियासतदानों की नैली वाला, उन्होंने कहा कि 5 साल इलेक्शन एक्ट आया था उसके मुताबिक 5 साल ताहयात नैली नहीं होनी चाहिए। 6261F2 वाला उन्होंने कहा कि जी वो उसने डाली थी जनरल ज़ियाउल हक ने, बीच में जनरल ज़ियाउल हक को भी सीट लाते हैं, तो अजूरे वाला वो हिसाब लेते हैं, जैसे उमर अयूब से उनके दादा का हिसाब लिया, इजाजुल हक से उनके बाप का हिसाब, वो केस लगा हुआ इजाजुल हक का, वो फैजाबाद वाला, मैंने उनको सदर फैजाबाद वाले केस में भी बीच में ये बात आ गई, तापुक उससे से रेलिवेंसी है ये। लेकिन मुझे यार ये एक कल फैसला आया था, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, परसों जो यहाँ पर एक फैसला दिया गया धंधे वाला काम, जो तोहीन मजहब के हवाले से जो फैसला दिया गया उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उसमें फैजाबाद वाला मुझे समझने की लंबी दाढ़ी वाले और लंबी दाढ़ी वाले बन चुके थे, ये कहा गया, ये तहरीक लब्बैक के हवाले से कहा गया। अब तहरीक लब्बैक के साथ काजी साहब का पता नहीं मसला क्या है, बात कहीं से कहीं हो तो वो फैजाबाद के धरने पर आकर खत्म होती है कि फैजाबाद धरना वो दिया था तहरीक लब्बैक वाला, उसमें जनरल फैज आके निकलते हैं और को शॉर्टकट करो। आप देखें नहीं जनरल फैज, अब क्योंकि नून लीग का जो बयानिया है ना वो वहां से ही जाके तीली लगती है। अब जो बात न्यायालय वाली थी ना, अब देखिए काजी साहब ने जमीनी हकायक जो है ना वो उस वक्त 8 फरवरी से पहले तमाम तर जमीनी हकायक जो है ना, जाली मंसूर अलाज अल मारूफ बाऊ जी, हाँ पूरा पता है, हाँ जाली मंसूर अलाज अल मारूफ बाऊ जी, हेवनफील्ड हाल मकीम रायवंडिया, उनके लिए तमाम तर जमीनी हकायक उनके फेवर में किए गए, पार्टी तहरीक इंसाफ को तितर बितर किया गया, काजी साहब ने वो इमरान को जेल में डाला गया, इमरान को जल्दी में सजा सुनाई गई, क्या कुछ एक हफ्ते में तायात नैली भी खत्म की गई, जंगीर ट्रेन की, और बल्ला छीना गया सब, अलहाज मंसूर अलाज साहब की, जाली मंसूर अलाज साहब की बल्ला छीना गया, रिलीज की इजाजत नहीं, अवाम ने बल्ला वापस हाथ में पकड़ लिया। हाँ, लेकिन नाज़रीन उसके बावजूद फिर क्या हुआ, ये हुआ कि इस अवाम ने एक शऊर का सबूत दिया, और ऐसे लोगों का बोल सा मैं इस पर आज जो 8 फरवरी को जो हुआ था, मैं उस पर वो मुझे कहा गया इंडिपेंडेंट उर्दू वालों की तरफ से कि इस पर कॉलम लिखना है, मैंने कहा ठीक है, जो मैंने उसने मुशाहिदा कि इस पर मैं कॉलम लिखूंगा। लेकिन बात यह है कि जो 8 फरवरी को हुआ वो चुन चुन का नाम जो है तहरीक इंसाफ के उनको ठप्पा लगा। अब काजी साहब शदीद दबाव में भी हैं और देखते हैं कि वो आने वाले दिनों में क्या करते हैं। लेकिन जो काजी साहब को सबसे बड़ा काम जो है ना वो इस वक्त वो ये करना चाहिए कि मुल्क को नारकी से अगर बचाना है, मुल्क को अगर सियासियत में इस्तेकाम से बचाना है, आपका माशी इस्तेकाम उसी सूरत में होता है जब आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम हो, क्योंकि सारी चीज़ें सियासी इस्तेकाम से जुड़ी होती है। तो फिर इसके लिए अदलिया को, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने अलम थामा हुआ है, बहुत बड़ा बुलंद किया हुआ है जनाब अलम, आइन की सरबुलंदी, जमहूरियत की बुलंदी के लिए उन्हें चाहिए कि जो इंतखाबात हुए 8 फरवरी को उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बाकी बातें बहुत हो चुकी हैं, ये होता रहे सारा कुछ। अगर वो कुछ छोड़ना चाहते हैं अपनी लेगेसी तो वो मुगल साहब पिटीशन रिव्यू पिटीशन भी वो लगाएं, उनको मखसूस नशिस्तें भी अलाट करें, वो सारा कुछ, तो फिर इंशाल्लाह मुल्क में इस्तेकाम देखें ना। मकाफाते अमल मैंने शुरू में भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि मकाफाते अमल भूल जाते हैं कि अवाम के हाथ में जो ताकत है, आवाज़ अवाम खल्क नक्कारा खुदा,
तो साबित हुआ इस इलेक्शंस में कि जिनके लिए ये ग्राउंड तैयार की गई थी, चाहे नीयत आपकी ठीक थी, लेकिन हुआ क्या, अवाम ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया। एक की सियासत ख़त्म होगी, दूसरा कमरे में बंद हो गया। देखें क्या होता है। और एक आज़ाद आदमी जो कैद में बैठा है, वो जो ख्वाहिश करता है असीर अल्लाह की तरफ जमहूरियत, से, असीर हाँ जमहूरियत। अल्लाह की तरफ से उस असीर जमहूरियत की हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, यानी कि वो अल्लाह के साथ डायरेक्ट लिंक हो चुका है। कभी कभी इशारों को भी समझ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।